जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानशाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BHDAE 182। ये इग्नू का एक थ्योरी पेपर होता है। इसमें हिंदी भाषा और संप्रेषण यानी कि हिंदी लैंग्वेज और संप्रेषण यानी बातचीत करने का तरीका के बारे में पढ़ते हैं, यानी कम्युनिकेशन यानी किसी से कैसे बात किया जाता है, इसको पढ़ते हैं। तो आज यहाँ हम इसको ख़त्म करने वाले हैं बस कुछ ही मिनट के वीडियो में। इसे एक बार अगर देख लीजिएगा तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। खंड एक में क्या है? हिंदी भाषा और संप्रेषण के विविध रूप। इसका यूनिट फर्स्ट है भारत के विभिन्न भाषा के विविध रूप। परीक्षा में बड़े प्रश्न को उत्तर लिखने के लिए भाषा के इन 4 मुख्य रूपों को गहराई से समझें। एक तो है राजभाषा। क्या है? एक राजभाषा। राजभाषा सरकारी कागजात, प्रशासन और न्यायों की भाषा। भारतीय संविधान की भाग 17 और अनुच्छेद 343 वन के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को हिंदी को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। सरकारी फाइलों, राजपत्रों और सूचनाओं में इसी का प्रयोग होता है। दूसरा आता है राष्ट्रभाषा। वो था राजभाषा, अब था राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो किसी देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली और समझी जाती है और जो पूरे राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी ने पूरे भारत को जोड़ने में राजभाषा की भूमिका निभाई थी। तीसरा आता है संपर्क भाषा। जब दो जब दो अलग अलग भाषा बोलने वाले समाज या व्यक्ति आपस में बात करने के लिए किसी तीसरी भाषा का उपयोग करते हैं तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे एक तमिल भाषी और एक उड़िया भाषी के बीच संवाद के लिए हिंदी या अंग्रेजी माध्यम बनती है। नेक्स्ट आता है रचनात्मक भाषा। साहित्य, कविता, कहानी और उपन्यासों में प्रयुक्त होने वाली कलात्मक भाषा। इसमें जैसे होता है अलंकारों, मुहावरों, बिंबों और प्रतीकों का सुंदर सुंदर प्रयोग होता है जो पाठ के भावों को छू लेता है। एक देखिए यहाँ पे रेड सर्कल में दिया गया है परीक्षा सूत्र। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को स्पष्ट करने वाले प्रश्न अक्सर परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। 20 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि आपको कम से कम 5 से 6 पेज में इसका उत्तर देना है। तो ये आप लोग समझ गए तो आप इसको दे दीजिएगा आराम से अपने भाषा में बना के। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट यूनिट 2, जिसमें है भाषिक समुदाय और संप्रेषण यानी अभी बताया कम्युनिकेशन। भाषा और समाज का संबंध अटूट है। इस इकाई के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। भाषिक समुदाय का स्वरूप ऐसे लोगों का समूह जो एक समान भाषा व्यवस्था, ध्वनि और उपकरण के नियमों को स्वीकार करता है तथा सामाजिक व्यवहार के लिए उसका प्रयोग करता है। इसको क्या कहते हैं? भाषिक समुदाय। आता है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की परिभाषा। अपने विचारों, संदेशों, सूचनाओं और भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना कि वह उसे उसी रूप में और अर्थ में समझ सके। नेक्स्ट है सामाजिक अंतः संबंध। समाज जैसे जैसे बदलता है, भाषा भी बदलती है। आज के तकनीकी युग में इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल जैसे शब्द हिंदी भाषी समुदाय का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट है यूनिट 3, भाषिक संप्रेषण के स्वरूप और विश्लेषण। इसमें देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस को इन 5 मुख्य तत्वों को विस्तार से लिखना आवश्यक है। पहले आता है प्रेषक। वह व्यक्ति जो संदेश या विचार को दूसरों तक भेजने की शुरुआत करता है उसको प्रेषक कहते हैं, यानी कि सेंडर कहते हैं। दूसरा आता है संदेश यानी मैसेज। वह जानकारी या विषय वस्तु जिसे दूसरों तक पहुंचाया जाता है उसको क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं। माध्यम यानी चैनल। वह मार्ग जिसके द्वारा संदेश यात्रा करता है, जैसे मौखिक, ध्वनि तरंगे, लिखित कागज या डिजिटल माध्यम। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता, जिसको क्या कहते हैं? रिसीवर। वह व्यक्ति जिसे संप्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त होता है। संप्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट है फीडबैक यानी कि अनुक्रिया। संदेश मिलने के बाद प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया जवाब। इसके बिना संप्रेषण की प्रक्रिया अधूरी रहती है। बात सही है। अगर आप इधर से किसी से कुछ पूछे हैं, वो जब तक उधर से फीडबैक नहीं देगा, जब तक अनुक्रिया नहीं देगा यानी रिप्लाई नहीं देगा, तो फिर ये बात करना क्या हुआ। नेक्स्ट है मौखिक और लिखित संप्रेषण का अंतर। मौखिक संप्रेषण तात्कालिक, लचीला और हाव भाव से युक्त है। इसके विपरीत लिखित संप्रेषण अस्थायी, सुव्यवस्थित और कानूनी रूप से प्रमाणिक होता है, जिसे भविष्य के रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिट 4, संप्रेषण के विविध रूप। व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के विभिन्न
व्यवहारिक रूप दिखाई देते हैं। साक्षात्कार, इसमें आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो उसके बारे में। यह एक उद्देश्यपूर्ण औपचारिक बातचीत है। इसमें साक्षात्कारकर्ता और उम्मीदवारों के बीच भाषा का चयन अत्यंत संतुलित, गंभीर, विनम्र और तार्किक होना चाहिए। नेक्स्ट है संवाद। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली स्वाभाविक बातचीत, जैसे नाटकों में, फिल्मों और साहित्य में संवादों तथा संक्षिप्त, तीखा और प्रासंगिक होना इसकी सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट है खंड 2। खंड 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें कि टोटल 4 यूनिट था। अब आता है खंड 2। इसमें क्या पढ़ना है? संप्रेषण के कौशल और व्याकरण। इसमें आता है 5वां यूनिट में उच्चारित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व। उच्चारित, जिसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा के कौशल। इसमें शुद्ध उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है। बोलते समय आवाज का उतार चढ़ाव यानी कि तान, अनुतान और बोलने की गति संदेश के अर्थ को प्रभावी बनाती है। लिखित भाषा के कौशल, इसके अंतर्गत सही लिपि ज्ञान, शुद्ध वर्तनी और यानी स्पेलिंग और विराम चिन्ह जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम का उचित स्थान पर प्रयोग अनिवार्य है। गलत विराम चिन्ह के अर्थ पूरी तरह बदल जाते हैं। यूनिट 6 है आंगिक संप्रेषण यानी कि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। बिना शब्द के प्रयोग के शरीर के अंगों द्वारा किया जाने वाला संवाद को आंगिक संप्रेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। मुख्य मुद्रा, चेहरे के भाव जैसे मुस्कुराना, गुस्सा, उदासी या आश्चर्य बिना बोले ही मन की बात प्रकट कर देना। उसके बाद आता है नेत्र संप्रेषण यानी कि आई कॉन्टैक्ट। नेत्र संप्रेषण बातचीत के दौरान आंखों का शरीर संपर्क आत्मविश्वास, सच्चाई और विषय में रुचि को प्रदर्शित करता है। शारीरिक मुद्राएं, हाथ हिलाना, सिर हिलाकर सहमति देना या सीधे खड़े होकर बात करना प्रभावी व्यक्तित्व का परिचय है। उसके बाद आता है यूनिट 7 संप्रेषण की विविध माध्यम। आधुनिक समाज में संसार के 3 प्रमुख माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। एक प्रिंट माध्यम यानी कि प्रिंट मीडियम, समाचार पत्र तो प्रिंट होता है, पत्रिकाएं और पुस्तकें। इसकी भाषा, व्याकरण, सम्मान गंभीर और अस्थायी होती है। इलेक्ट्रिक माध्यम जैसे कि रेडियो, केवल श्रेय इसमें से जिसकी भाषा सरल और आम बोलचाल की होती है। और टेलीविजन दृश्य श्रेय, जिसकी भाषा दृश्य और अनुकूल होती है, दृश्यों के अनुकूल होती है। उसके बाद आता है डिजिटल माध्यम यानी कि इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब जो आप यूज कर रहे हैं, ईमेल और ब्लॉग। यह माध्यम अत्यंत तीव्र है, जहां भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक इमोजी जो बोलते हैं, इमोजीज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यूनिट 8 प्रभावी संप्रेषण के तरीके। संप्रेषण को प्रभावित करने के लिए इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। भौतिक बाधाएं, अत्यंत शोर शराबा, खराब मौसम या लाउड स्पीकर की गूंज। भाषाई बाधाएं, कठिन और क्लियर शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। अस्पष्ट उच्चारण या व्याकरण की अशुद्धियाँ, यह भाषाई बंधा, ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 9। इसमें हमको पढ़ना है शब्द और उसके प्रकार। व्याकरणिक दृष्टिकोण से शब्दों का व्याकरणीकरण इस प्रकार है। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, दुग्ध। उसके बाद आता है तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृतिक अप्रेस से बदलकर हिंदी में आए हैं, जैसे आग, सूरज और दूध। देशज शब्द, स्थानीय या क्षेत्रीय बोलचाल से विकसित शब्द, जैसे लोटा, पगड़ी और डिबिया। उसके बाद आता है विदेशी शब्द, अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी में आए गए शब्द, जैसे स्कूल, डॉक्टर, वक्त और चाकू। उसके बाद आता है शब्द निर्माण। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया अर्थ बनाने वाला शब्दांश। जैसे उदाहरण है उप प्लस मान, क्या हुआ? उपमान, अपमान। अप प्लस मान, अपमान। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। देखिए बस इतना से याद रखना है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के शुरू में जुड़ता है। और प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में जुड़ता है। जैसे उदाहरण सुंदर प्लस ता, क्या हुआ? सुंदरता, ठीक है। यूनिट 10 वाक्य के प्रकार और वाक्य शुद्ध। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है, जैसे राम पढ़ता है।
ठीक है, जिसमें कोई और कुछ नहीं, बस राम पड़ता है, एक क्रिया होगा और एक उद्देश्य होगा। संयुक्त वाक्य, जो स्वतंत्र वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य जो योजना और किंतु परंतु से जुड़े हैं, जैसे सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। नेक्स्ट आता है मिश्रित वाक्य, एक वाक्य, एक मुख्य वाक्य और उस पर आश्रित उपवाक्य, जैसे जैसे ही घंटी बजी छात्र बाहर आ गए। ठीक है, अगर घंटी नहीं बजेगा तो छात्र बाहर नहीं होगा, होगा ना, तो इसमें एक दूसरे पर आश्रित है, बस वही है। नेक्स्ट आता है इकाई 11 यानी कि यूनिट 11, ये आपका लास्ट यूनिट है। इसमें देखते हैं मुहावरे और लोक लोक लोक्योक्ता मुहावरे, ऐसे वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर वि, विशेष लाक्षणिक अर्थ देता है। ऐसे वाक्य जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष लाक्षणिक अर्थ देता है, जैसे अंगूठा दिखाना, यानी ऐसे वाक्य पर मनन करना। उसके बाद आता है लोको ख्यातियाँ, अच्छा लोको ख्यातियाँ कहावतों को कहते हैं, किसको कहते हैं, कहावतों को। लोक अनुभवों पर आधारित पूर्ण वाक्य जो समाज का सच दिखाते हैं, जैसे अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कम ज्ञान वालों का अधिक दिखावा करना। ये देखिए इसमें है परीक्षा के लिए दीर्घ उत्तर रणनीति, ये वाला रणनीति आपको एक बार ध्यान में रखना है। परीक्षा में 20 नंबर के बड़े उत्तरों को लिखते समय हमेशा मुख्य शीर्षक यानी कि हमेशा हेडिंग डालना है। हेडिंग किससे डालना है, ब्लैक पेन से, जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाला है उसके नज़र हमेशा आपके हेडिंग में रहे और उसको सुंदर लिखावट के साथ लिखना है। हर यूनिट के प्रकार और व्याकरण के उदाहरण को उत्तर पुस्तिका में रेखांकित अवश्य करें, ताकि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे। जितना भी आप कुछ भी लिखिएगा उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर हेडिंग करके लेना है और अंडरलाइन करना है। आपको टोटल 24 पेज मिलेंगे, जिसमें कि आपको उस सभी को भरने का प्रयास करना है, चाहे जितना भी हो जाए। तो बस इतना ही था। आप इसका एक बार और अगर वीडियो देखना है तो करके रिवीजन कर लीजिए। ये आपका ख़त्म हो गया BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, ये आपका ख़त्म हो गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।